हो गई कांग्रेस फिर एक बार। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं। हार ने सिखाया 2 मंत्र बताया। आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी हमसे आगे नहीं बढ़ पाए। अपनों का वार, चुनौतियां हजार। देखिए, इस पर बाकायदा एक प्रक्रिया वो चल रही है। जब वो पूरी हो जाएगी तो आपको सूचित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देखिए, हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद जाति को लेकर एक जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा चुनाव या फिर जम्मू कश्मीर के चुनाव, कि जाति जनगणना हम हर हाल में करेंगे। लेकिन अब हरियाणा के नतीजों के बाद बाजी पलटी है। ये सच है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इस बात को लेकर चिंतन है कि क्या आपसी गुटबाजी और तमाम जो लड़ाइयां पार्टी के अंदर चलती रही, टिकट बंटवारे में जो गलतियां हुई, उसकी वजह से उन्हें ये शिकस्त मिली है हरियाणा में। तो दूसरी तरफ इस बार दिलचस्प ये है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार जाति वाला कार्ड हरियाणा में चल दिया और इस चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। पारंपरिक रूप से जल्दी से 2 लाइन में आपको समझा देते हैं कि माना जाता है कि जो जाट है वो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, वही जो अन्य जातियां हैं वो अक्सर बीजेपी के साथ पिछले कुछ चुनावों से जा रही हैं। इसीलिए जाट वर्सेस नॉन जाट ये तय करता है कि किसकी वहां पर जीत होगी। अब आइए आपको सुना देते हैं संघ ने इस पर क्या कहा है। संघ का ये कहना है कि जाति के आधार पर अगर कांग्रेस पार्टी देश में हिंदुओं को बांटना चाहती है तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जाति आपको जन्म से मिलता है और जो चीज आपको जन्म से मिलती हो वो आपको कभी बांट नहीं सकती है। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राजनीति में जाति की जड़ें आखिर और गहरी क्यों होती चली जा रही हैं। तमाम मुद्दों पर तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और संघ समर्थक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नायब सिंह सैनी मां कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगा आए हैं। 2 दिनों बाद यानी 16 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। बीजेपी ने इसके लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के कंधों पर हरियाणा का नया मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी दी है। भारत के गृह मंत्री और हमारे मोहन यादव जी, केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा और अब उनका सीएम बनना भी करीब करीब तय है। नतीजों के अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर के तौर पर हरियाणा भेजकर बीजेपी ने चर्चाओं को हवा दे दी है। दरअसल अमित शाह ने ही पंचकुला में मंच से कहा था कि ये चुनाव नायब सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा, लेकिन बीच चुनाव अनिल विज ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी। अंबाला के लोग भी, मैं जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन दावेदारी तो दावेदारी है। अनिल विज के अलावा अहिरवाल बेल्ट की भी दावेदारी है। 11 में से 10 विधायक बीजेपी के हैं। नतीजों के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत कह चुके हैं कि उन्होंने भी अपना काम कर दिया है। यानी नायब सैनी के अलावा मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार और हो गए, अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह। अब तस्वीर 16 अक्टूबर को ही साफ होगी, क्योंकि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख का समय दिया है। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के अंदर 17 तारीख को होगा और जो हमारा दशहरा ग्राउंड है जहाँ पे ये समारोह होगा।
बीजेपी सरकार की तैयारी कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस में हार का हड़कंप है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पद से हटाए जा सकते हैं तो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने इस्तीफे की पेशकश की है। साथ ही महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक में आला कमान ने हरियाणा का नाम लिए बिना ये चेतावनी दी है कि अति आत्मविश्वास और अति संतुष्टि से बचना होगा। जो करना करें वो उनकी पार्टी का मामला, किसी को बदलें किसी को ना बदलें, और जो उछल रहे थे उनकी उछल कूद तो बंद हो गई। देखिए, इस पर बाकायदा एक प्रक्रिया वो चल रही है, जब वो पूरी हो जाएगी तो आपको सूचित करेंगे। कांग्रेस को हरियाणा की हार ने परेशान कर दिया है। शायद यही वजह है कि पार्टी कभी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को झिड़की देती है, कभी बीजेपी पर जाट और गैर जाट का आरोप लगा रही है। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ। बीजेपी पार्टी बुद्धिमानी से जात पात की जो समीकरण उसको मद्देनजर चुनाव की गणित इस तरीके की अपनाए थे, जिसके चलते हमारे हार का सामना करने पड़े। हरियाणा के नतीजों का असर महाराष्ट्र में दिखेगा। जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो कांग्रेस हार के बाद सतर्क है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आपसे है। आप लोग अभी तक कास्ट सेंसस जाति के आधार पर बांट रहे हैं। बांटेंगे तो बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और ये कह रहे हैं कि आप ही ने हरियाणा चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। 35 बिरादरी वर्सेस 1 बिरादरी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि काम है उनका बांटने का, काटने का। हमारा काम तो जोड़ने का है। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, मोदी इज मैजिक, राहुल इज ट्रैजिक। राहुल गांधी, देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से आज मैं चर्चा से थोड़ा सा कुछ मुख्य बिंदु भी रखूंगा। हाँ। फर्क बताना चाहता हूं। हाँ। देखिए, क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर अजय यादव, कह रहे हैं पिछड़ों का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष है और दंतहीन और दिखावटी है अध्यक्ष। अरे भाई, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर दंतहीन हो, दांत नहीं है, तो राजनीति का अखरोट क्यों तोड़ रहे हो? तुमसे ना हो पाएगा बच्चे, तुम रहने दो। दूसरी बात, इनकी कुमारी शैलजा जी कहती हैं, जब प्रचार खत्म हुआ उससे एक दिन पहले की बात है, मंच पे दीपेंद्र हुड्डा थे और एक कांग्रेस की नेत्री के साथ छेड़छाड़ होती है, फिजिकली अब्यूज किया जाता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या एक शब्द बोली? नहीं बोली। सोनिया गांधी बोली? नहीं बोली। और हमने, आपने अभी कहा कि हम बांट रहे हैं हमारा वोट बैंक। हर भारतीय हमारा वोट बैंक है, हर बहन हमारा वोट बैंक है। और हम लोग वो पार्टी हैं जो तीसरी बार लगातार, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम जिस तरफ चल जाते हैं रास्ते बन जाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बार चुनाव जीते और अपना रिपोर्ट कार्ड रख के जीते। हमने बताया हमने ये काम किया है, तब जनता ने हमारे को वोट दिया है। यह बड़ी बात है। अभय जी, कब तक दूसरों पर गलतियां थोपिएगा? इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। अरे साहब, आपने किया, आपने कुमारी शैलजा के खिलाफ बयान देने वाले को, आपको याद होगा, उनकी जाति के आधार पर ऐसा अपमानित शब्द बोला जो कि हम लोग रिपीट नहीं कर सकते टीवी पर। वो खुद सामने आकर कह रही थी कि मेरी अनदेखी हो रही, मैं उकलाना से सीट पे चुनाव लड़ना चाहती थी। आपने पहलवान बेटी का पहले नैरेटिव छेड़ा, उन्होंने दलित बेटी का छेड़ दिया। आप ही की पार्टी की नेत्री की जो आपने अनदेखी की, वो आपको भारी पड़ा। अंजना जी, आपने खुद ने शैलजा जी का इंटरव्यू किया जी। शैलजा जी ने कहा निर्भीकता से कि जिस तिरंगे में मेरे पिता लपेट कर गए कांग्रेस पार्टी के, उसी तिरंगे में मैं लपेट कर जाऊंगी। कांग्रेस पार्टी के प्रति इतना समर्पण, इतनी प्रतिबद्धता वो दर्शाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ था? 36 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए। कौन थे? करण कंबोज, ओबीसी विंग के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। क्या कहा उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के खिलाफ इतनी घृणा भारतीय जनता पार्टी में भरी है, मैं नहीं रहना चाहता भारतीय जनता पार्टी में।
मिस्टर तंवर थे, जो दलित नेता 37 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे, क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए? किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दांगी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, क्यों? उन्होंने कहा फसलों के दाम मांगने पर जो राजनीतिक दल किसानों को कुचलने का दुष्कर्म और पाप करे, उस राजनीतिक दल में मैं नहीं रहना चाहता। पहलवान कब छोड़ा सर? एक सेकंड, 36 नेता अभी कब छोड़ा? ये लिस्ट अभी टिकट बंटवारे के बाद टिकट नहीं मिले। आप समझिए सर गंभीरता को। आपने इसको जाट वर्सेस नॉन जाट होने दिया। 20% दलित वोट है हरियाणा में। आपके सामने एक इतनी बड़ी दलित नेता थी, महिला थी, वो अगर उकलाना से चुनाव लड़ना चाहती थी, क्यों नहीं लड़ने दिया? नहीं, देखिए आपने इनको मौका दिया ना थाली परोसकर। बिल्कुल नहीं। देखिए ये एक दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से उसकी जीत छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य में अंधकार भर दिया। ईवीएम का अपहरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमने प्रामाणिक रूप से 3 जिलों की शिकायत की। सब लोग गौर से सुनिएगा। क्या कोई ईवीएम जब चुनाव के दिन उपयोग में लाई जाए जिससे दिन भर वोट पड़े हो, उसकी बैटरी 99% तक बाकी रह सकती है? ऐसी 20 स्थानों की हमने शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को मैनिपुलेट किया। दूसरा मैनिपुलेशन क्या है, जो हमारे साथी दल के लोग बोल रहे थे। मेरी सद्भावना है, अगर मेरे पार्टी के प्रति वो अच्छी बात करते हैं, एक सुझाव देते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन विषय क्या था? इन्होंने इतने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए हैं जाति के आधार पर, नाम के आधार पर। नाम अर्थात हमारा कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, उसके मिलते जुलते नाम के प्रत्याशी खड़े कर देना, उसके समाज से 16,67,000 वोट निर्दलियों को पड़े। एवरेज एक कंस्टिट्यूएंसी पे 17,000 वोट। एक और स्ट्रेटेजी का इन्होंने पालन किया। प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर साहब को इन चुनाव से ज्यादातर दूर रखा, क्योंकि बहुत बड़ी इन प्रधानमंत्री जी के प्रति और खट्टर साहब के प्रति हरियाणा के लोगों के मन में ये पीड़ा थी कि हरियाणा को कितने जख्म दिए। शुभकरण के सिर में 5 से गोली मार दी किसान, वो फसलों के दाम मांगने आया था। किसानों को करनाल में मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर घसीट कर मारा। यही निराशा भारतीय जनता पार्टी के मन में है, जो प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष की आवाज को दबाना। लेकिन ये आवाज दबाई नहीं जा सकती। हरियाणा के युवाओं को अग्निवीर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने छला। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षा में स्कैम किए। हरियाणा के साथ अक्षम्य अपराध किया था, क्या क्षमा कर देते? लेकिन ईवीएम के माध्यम से ईवीएम में 99% बैटरी वाला इसका एक जवाब दीजिए आप, उनका जो प्रश्न। ये जो बोल रहे थे, मैंने क्यों बोलने दिया मालूम है आपको अंजना जी? दर्द हुआ है, पीड़ा में। हरियाणा में दर्द नहीं हुआ आपको? हरियाणा की बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा, दर्द नहीं हुआ आपको? 28 भर्ती परीक्षाओं में स्कैम किया, तब दर्द नहीं हुआ? जब दूसरे बोलते हैं प्रतिपक्ष के दल के, मैंने पूरी बात से कम सुने, आपको दर्द होता है ना, तो आपके दर्द की दवा हमारे पास है, जो बोलकर मरहम लगा देंगे। चलिए अब देखिए, इन्होंने ईवीएम की बात करी। यहाँ जनता बैठी है और राहुल गांधी संविधान हाथ में लेते हैं। भैया संविधान पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर जो हमारी प्रणाली है लोकतंत्र की। अगर चुनाव के नतीजे आए 9 बजे, आज तक पे हम लोग थे 9 बजे, आपको मालूम है क्या कर रहे थे? ओ जलेबी बन रही है ना भैया, फैक्ट्री वाली जलेबी बनाओ 9 बजे, क्योंकि कांग्रेस आगे थी। 12 बजे कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीट रहे। बिल्कुल नहीं भैया, हमने जब 74 सीट्स की टैली थी तभी शिकायत कर दी थी। नहीं गौरव भाटिया जी, ये झूठ यहाँ नहीं चलेगा। जब 74 सीट्स हमारी टैली में थी, तब हमने मुझे इनके भी सवाल जवाब लेने, ये बच्चे फिर देखते रह जाएंगे। देखिए मूल मुद्दा क्या है, 9 बजे ईवीएम अच्छी थी क्योंकि कांग्रेस आगे थी। बिल्कुल नहीं। 12 बजे जैसे ही कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीटने लगे, ईवीएम खराब है। और फर्क क्या है मैं आपको बताऊं अंजना जी, सारे यहां मेरे भाई बहन बैठे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। एग्जिट पोल आए 5 तारीख को, भाजपा पीछे दिखाई गई हरियाणा में। आपको मालूम है किसी भाजपा प्रवक्ता और नेता ने यह नहीं कहा मीडिया गोदी है, या ये नहीं कहा कि खराब है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। हमने कहा हम इंतजार करेंगे 8 तारीख तक, और इन्होंने 8 तारीख को केवल छाती पीटी। आज मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक बॉडी है, आप सोचिए लोकतंत्र में उनकी निष्ठा देखिए। जो लोग उनके खिलाफ ये आरोप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, वो इनसे मिलता है, डेलीगेशन की बात सुनता है। आज तक इन्होंने प्रमाण नहीं दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईवीएम खराब है तो तुरंत हिमाचल से, कर्नाटका से, तेलंगाना से कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और राहुल गांधी कहे कि हाँ हम ऐसे मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे जो ईवीएम खराब होने पे हमें चुन के भेजते हैं। गौरव जी, अंजना जी, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसको इस बात की चिंता नहीं होती कि कैसे 99% ईवीएम की बैटरी रह गई।
एकमात्र राजनीतिक दल है जो शिकायत लेके नहीं जाता, कभी शिकायत लेकर नहीं जाता। अरे सुप्रीम कोर्ट हर बार क्या बोलते हैं, आपके खिलाफ आया ये क्योंकि प्रजातंत्र के साथ षड्यंत्र है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर हमने देखा है कि कोई खोट हमको नजर आई तो हम उसकी शिकायत जी नहीं, आरोप लगाना बिना तथ्यों के आपका कैसे अधिकार नहीं है। कैसे क्या नहीं देखिए आपका क्या अधिकार। तरक्की क्या बात करते हैं, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण बताइए। बीच में नहीं, जैसे उनको मैंने टोका था, आप वेट कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। एक उदाहरण बता दीजिए, क्यों प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में हरियाणा से बाहर रहे? क्योंकि उनको पता था आखिरी के 3 दिन रैलियां प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन की, क्योंकि उन्हें पता था हरियाणा के युवाओं में गुस्सा है, सबसे बड़ी बेरोजगारी हरियाणा के लोगों को पड़ेगी। खट्टर साहब को 9.5 साल बाद हटा दिया। अबे जी सिर्फ एक जानकारी रख देते हैं जो कि रिसर्च टीम मुझे बता रही है कि पीएम ने लोकसभा में भी 4 रैलियां हरियाणा में की थी, विधानसभा में भी 4 रैलियां की थी, तो कैसे बाहर रह गए? और ये विषय है क्या आज का? अंजना जी, ये पीएम का प्रचार नहीं फिर बीच में नियोजित रूप से मुझे बताइए, करनाल में किसानों का सिर लहूलुहान किया, प्रधानमंत्री जी ने इंटरवीन किया, एडीएम ने वहां के कहा कि किसान एक कदम आगे बढ़ाए तो उनका सर फोड़कर लाल कर देना, लाल कर दिया। आशुतोष जी, उस दिन रिजल्ट वाले दिन आप भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, आपने सुबह कहा था कि अगर ये चुनाव भी कांग्रेस हार जाती है तो फिर उनका भगवान ही मालिक है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, खबर आ रही है कि राहुल जी कह रहे हैं कि पार्टी हित से ऊपर लोगों ने निजी हित कर लिया, फिर चुनाव आयोग पर सारा ठीक रहा, पब्लिकली फोड़ना। कर क्या रही है ये पार्टी, सोच क्या रही है, आपको क्या समझ में आता है? देखिए, ईवीएम के मसले में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, जब तक कि पुख्ता प्रमाण नहीं हो तब तक कम से कम मैं तो नहीं बोल सकता उसके बारे में कि ईवीएम की वजह से कुछ हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। जहां तक भारतीय कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हरियाणा के नतीजों का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह चुका हूं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक तौर पर आत्महत्या कर ली है, सामूहिक तौर पर आत्महत्या की है। और ये कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना चाहिए था कि जब सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वहां कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही, जितने क्रेडिबल सर्वे थे वो भी इसी ओर इशारा कर रहे। बहुत सारे आजकल निकल गए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करने वाले, जिनके बारे में पता नहीं होता कब कहां से अचानक निकल, बट जो क्रेडिबल सर्वे थे वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे। बल्कि जो आज तक को कवर करने वाले लोग थे या इंडिया टुडे की भी रिपोर्टिंग करने वाले, उन सब लोगों का लगभग यही मानना था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है। अगर चुनाव के ठीक पहले भूपेंद्र हुड्डा जी शैलजा को साथ लेके नहीं चल सकते, शैलजा हुड्डा के साथ नहीं चल सकते हैं, तो फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और यही असली कारण है जिसकी वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, अब जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी जीती है। पिछले बार विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने 11 रैलियां की थी, इस बार 4 विधानसभा में, 18 जो भी। और अगर आप पहली बार मैंने ये देखा है कि जब हरियाणा में बैनर्स एंड पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टैम्प साइज की फोटो, नायब सिंह सैनी की स्टैम्प साइज की फोटो और आम आदमी की तस्वीर बहुत बड़ी थी। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा एहसास था। एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी के लिए वोट डाल रहा है वो नहीं समझ रहा है कि ये वोट किसको जा रहा है? ये वोट नायब सिंह सैनी और मोदी को जा रहा है। देखिए, जो बात फोटो लगा देने से ये तय होगा कि कौन जीत रहा है, कौन? समझने वाली बात क्या है कि हिंदुस्तान फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में है। एक भी जब पॉलिटिकल पार्टी हारती है, इसका मतलब ये, अब कांग्रेस और इनके बीच का वोट परसेंटेज क्या है? 0.78% का डिफरेंस है। वो 0.78% अगर इधर जाता तो हम आज कह रहे हो तो कांग्रेस पार्टी जीत गई, क्या रणनीति थी? क्योंकि इधर चला गया तो बिल्कुल ये जो हर पार्टी का एक कमिटेड वोटर होता है, वो वर्स्ट केस में भी लगभग उनके साथ खड़ा होता है। तो ये कह देना कि एक पार्टी जीत गई, दूसरी पार्टी हार गई, इसके आधार दूसरी पार्टी पूरी तरीके से ठीक है। उनका कहना है कि कुमारी शैलजा और वो जो आपको वो भारी पड़ाई जो लड़ाई थी, दोनों साथ चलने को तैयार नहीं थे। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के 36 बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, और इतना नैरेटिव चलाना, दलित बेटी का अपमान, ये नैरेटिव आपको भारी पड़ा। अरे प्रधानमंत्री जी जिस राज्य से आते हैं, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा वहां से, दलित बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ। ये सिर्फ एक ये चुनाव के परिणाम के बाद सिर्फ अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा है भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस में आंतरिक कला, कांग्रेस में कोई आंतरिक कला नहीं था। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। अच्छा, राहुल जी क्या कह रहे हैं, आप वो डिकोड कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि पार्टी हित से ऊपर निजी हित रखा गया, ये क्या मतलब? ये तो
सूत्रों से खबर चलाई। कोई राहुल गांधी जी ने ये आकर किसी को नहीं कहा कि पार्टी से ऊपर, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की दृढ़ मान्यता है कि जनता ने हर संभव कोशिश की है कि वो कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाए, और जितने सर्वे की बात कर रहे हैं। ठीक है, रागी जी एक बार बोल रहे, उसके बाद से मैं क्वेश्चन लूंगी उसके साथ। जल्दी से रागी जी, क्या बीजेपी को भी समझ में आ गया, अगर दलितों में भी, शेड्यूल कास्ट में भी, जिस समुदाय से आती है कुमारी शैलजा, जाटव गुट को नहीं, और खबर ये भी सूत्रों से आई है, कांग्रेस पार्टी में ये भी चर्चा है कि हमने जाटवों को तो टिकट दिया, लेकिन जो दलितों में भी ज्यादा पिछड़े जातियां हैं उनको, उनकी अनदेखी की, जबकि बीजेपी ने 9 टिकट 17 में से दिया, जो एक्सट्रीमली डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोशल शेड्यूल कास्ट है। देखिए, गले में सांप जो है डालने के लिए शंकर बनना पड़ता है। जिसको जो शंकर नहीं है उसको तो डस ही लेगा वो नाग। तो कांग्रेस पार्टी ने जिस जातीय राजनीति का खेल 2024 के चुनाव में किया था, वो कांग्रेस को ही खा गया। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने वही कार्ड खेला, जाति कार्ड खेला। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भाई ये बटो मत, बटा नहीं, हिंदू समाज इकट्ठा रहा, बटा नहीं, और बटा नहीं तो उसका परिणाम सामने देखने को आया। आप सोचिए कि जाति 2.7% वाली जाति सैनी है, उसका मुख्यमंत्री है, और वो जीत रहा है, वो चुनाव का नेतृत्व कर रहा है हरियाणा के अंदर, और सारे लोग उसके इकट्ठे होते हैं। 25% वोट बैंक वाली जाति आपका हो गया, जिसका कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, उसके साथ नहीं खड़ी हुई। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कह रही कि देखिए इन्होंने ये कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वो कैंडिडेट किया। अरे भाई, तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में गई थी, कोई रमरमाहट करने के लिए तो वहां गई नहीं थी, वहां कोई मेडिटेशन और चिंतन करने के लिए तो गई नहीं थी। आप शतरंज की बाजी पर आप मोहरे चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी चला, और आपको उसी लड़ाई में आपको पीट दिया। आप जिस खेल के नियम को आपने बनाया और लागू किया, उसी खेल के नियम में भारतीय जनता पार्टी ने पीट दिया। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसके बाद जो कहा जाता है, छोटी सी टिप्पणी कर दूं। नहीं, रुक जाइए, आप बच्चा बोले। मेरा सवाल है कि जो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी हारी तो 35% की वजह से हारी, आम आदमी पार्टी की वजह से हारी, लेकिन क्या जो इनेलो को जो वोट मिला है 4.14%, या जो बसपा को 1.84% वोट मिला, या निर्दलीयों को लगभग 12% वोट मिला है, क्या इस वजह से कांग्रेस पार्टी हारी? अगर 1.5% वोट, 1.25% वोट जो आम आदमी पार्टी का था, और अगर चंद्रशेखर का आजाद के आने से अगर 1% वोट जुड़ता, तो ये 2.5-3% वोट अगर कांग्रेस के साथ जुड़ता तो क्या हालत होती। अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन के उदाहरण देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 4% वोट मिला, और दोनों को मिला के तकरीबन 47% होता, और कांग्रेस और बीजेपी से 1% आगे रहती है। अंजना जी, 5-5 हुआ करूंगा। पर इतना आसान नहीं होता है ना ये। देखिए, चुनाव में 1+2, 3+4 करना सही है। अगर वो सबसे आईएनएलडी से भी, देखिए जाट वोट की लड़ाई है, एक सेकंड, जाट वोट की लड़ाई है, एक सवाल तो सुनिए, जाट वोट की लड़ाई है, आईएनएलडी से भी गठबंधन कर ले, ऐसी तमाम पार्टियों से गठबंधन कर ले, तब तो कांग्रेस अपने बलबूते कहीं खड़ी नहीं हो पाएगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस। कोई तो दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टी रहेगी। मेरे पास अंजना जी, सामाजिक जल्दी संक्षिप्त बोलिए, पूरा कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। 2019 जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, बिहार के अंदर 22 सीटें बीजेपी को आई। 2019 में उन्होंने 5 अपनी जीती हुई सीटें जनता दल यूनाइटेड के लिए छोड़ दी। आशुतोष जी कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ा दिल रखती है कांग्रेस से, चुनाव जीतने के लिए आपको करने की जरूरत है। चलिए, छोटा छोटा सा सर, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी पे हमेशा इल्जाम लगते हैं कि वो छोटी पार्टी, रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती है। जेजेपी के साथ जो हुआ हम सब ने देखा, जेजेपी आपके साथ गठबंधन में थी और आज जेजेपी 0 पर है। उनका कोई विधायक नहीं है, उनके जो डिप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला जी थे, आज वो पोलिंग पे 6 नंबर पे थे। तो बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी कि वो एनडीए के घटक दलों को बचाकर रखना चाहती है? 10 सीट में सरकार बनानी थी तो उनके साथ सरकार बना ली, अब दुष्यंत चौटाला का आपने ये हाल कर दिया। बच्ची का सवाल है, जवाब दीजिए। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही। तो मुझे तो जो सबक मिलता है कि भाजपा के साथ रहोगे, मोदी जी के नेतृत्व में काम करोगे तो जनता आशीर्वाद देगी। अगर अलग होगे तो आपकी जो विश्वसनीयता हमारे साथ रह के होती है वो चली जाती है, जनता आपको वोट नहीं देती। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र पे। लेकिन एक बात मैं अंजना जी अगर कह सकूं, मैं भी सुन रहा था, देखिए इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की रैली कम हो गई। मैं समझता हूं कि आप चुनाव के परिणाम आने से पहले का, एक दिन पहले के जितने शो थे जो मोदी जी से नफरत करते थे, क्या कह रहे थे? मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, भाजपा कमजोर पड़ रही है, कांग्रेस की वापसी है, राहुल गांधी बड़े अच्छे नेता है। और जैसे ही चुनाव के परिणाम आने लगे वो लोग कहीं दिखाई नहीं दिए, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ये लोग गायब हो गए। मेरे कहने का मतलब क्या है?
मोदी जी से नफरत इतनी मत करो कि देश से नफरत करने लगो। मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड 2024 में जनता ने दिया, 62 साल बाद तीसरी बार हैट्रिक लगाई, हिट विकेट हुए तो राहुल गांधी हुए। ये मोदी जी की तत्परता थी कि जनता ने मुहर लगाई। जल्दी से। हाँ, अब मेरा प्रश्न कांग्रेस से है, जिस कांग्रेस की कभी एक समय पे पहचान थी कि ना जात पर ना पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर, और जो पंडित जी से लेकर राजीव जी तक का यह नारा था कि भारत की पहचान जाति से नहीं होनी चाहिए, विकास से होनी चाहिए, उसे क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो 2024 से जाति पर बहुत ज्यादा ही आकर्षित हो गई और उससे एक अथाह प्रेम उनको हो गया है? देखिए, ये 1956 से ये क्रम प्रारंभ हुआ था। ये तालियों के स्वर में मेरे मुद्दे दब नहीं जाए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 56 से 1956 से जाति के खिलाफ, क्योंकि एक ऐसा वैमनस्य फैला था जो अंतिम पंक्ति में समाज के खड़े हुए लोग थे, उनको कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको शिक्षण संस्थाओं में घुसने नहीं दिया जाता था। तब कांग्रेस ने आवाज उठाई थी कि न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। हम उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सुना कि जन्म से जाति मिलती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जन्म से उनको हजारों वर्षों की दास्तां उनके जन्म से मिली है। उनको पीछे झाड़ू बांध कर चलना होता था कि धरती पर उनके कहीं कदम के चिन्ह न दिख जाए। अगर वो वेद पढ़ लेते थे तो जुबान काट दी जाती थी। उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमने ये संकल्प लिया था। 1956 में कानून लाए थे अस्पृश्यता के लिए। लेकिन आज जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में 100 लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, 84% की आमदनी खत्म हो गई, मजदूरों को दर बदर की ठोकर खाने के लिए सड़कों पर मोदी जी ने छोड़ दिया, और 121 विशेष विमान से सुपर रिच बच्चों को लॉकडाउन में हिंदुस्तान लेकर आया गया, जिनको सूचना देकर कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है तो जातिगत जनगणना का सवाल राहुल गांधी जी खड़ा कर रहे हैं, जो देश के हित में है। तो आप सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि दशकों तक आप लोग जाति आधारित जो क्रूरता होती थी उस पर आप लोग कुछ नहीं लगाया अंजना जी, इसीलिए तो हमने वो लगाम लगाई और सभी लोगों ने लगाई। गौरव जी जवाब दीजिए। इनको देख के नहीं लगता कि इन्होंने कुछ सीखा है परिणाम आने के बाद। सारा आपने सीख लिया, अपने आप नहीं बोल रहे थे। इन्हीं के लिए और राहुल गांधी के लिए अर्ज किया है, सब लोग दाद देंगे उम्मीद करता हूं। कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने किलोमीटर की जनता के सामने सर झुकाया करिए। क्यों बोल रही है? आपने क्या किया? आप देखिए पहले, आपके बीच में नहीं बोला। अब जो बड़ी बात देखिए, दो बातें कह के अपनी बात को अंत करूंगा। सबसे पहले इन्होंने कास्ट की करी। मैंने अभी बोला कि नरेंद्र मोदी जी ना धर्म के आधार पे ना जात के आधार पे कार्य करते हैं, वो हर नागरिक को सशक्तिकरण करना चाहते हैं। बड़े धंधा सेठों को ध्यान में रख के काम करते। देखिए, कास्ट पे 2-3 सवाल जनता पूछ रही है आपसे, आप उत्तर एक का भी दे देना। कौन बनेगा करोड़पति की तरह? आपका ये पूरा नैरेटिव भी कोलैप्स हुआ है हरियाणा की हार के बाद, जिसमें जवान, किसान, पहलवान, संविधान, नौजवान सब आप कह रहे थे। क्या उसकी भी हार नहीं हुई है? आप जो एक नैरेटिव चला रहे थे। किसानों को रोंद कर मारा नहीं, पहलवानों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा नहीं घसीट कर, नौजवानों के रोजगार के अवसर नहीं छीन लिए, अग्निवीर का दंश देश को नहीं दिया। मैं लेकिन बहुत प्रामाणिक बात में खत्म करना चाहता हूं। 2011 में हमने जातिगत जनगणना कराई थी सभी राजनीतिक दलों के कहने पर। 2014 3 साल लगते हैं जातिगत जनगणना में। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट छुपा दी। ये कहा देश संविधान अदालत में कि हमने अनविन पनागरिया की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का एक भी सदस्य नहीं बनाया। 11 से 14 तक क्या कर रहे थे? 3 साल लगते हैं जातिगत जनगणना। 3 साल लगते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए। अच्छा चलिए, कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट मेरी बात सुनिए कि 3 साल लगता है। बिल्कुल मेरी बात सुनिए। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है कि हजारों एक्सेल शीट में जनवरी 2014 में रजिस्ट्रार सेंसस को ये डेटा सबमिट किए थे। मोदी सरकार आने के बाद अरविंद पनागरिया की कमेटी बनाई। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, इन्होंने अदालत में शपथ पत्र दिया है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। इन्होंने जातिगत सर्वे जब बिहार का हुआ तब ये कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि ये पाप मत कीजिए। इन्होंने एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में पटना की कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह। आशुतोष ये वाली लॉजिक बहुत देते हैं कांग्रेस के नेता मुझे हर डिबेट में कि 2011 था, 3 साल लगता है डेटा जारी करने में। ये कौन सा सेंसस है कि डेटा जारी करने में 3 साल लगता है? सच्चाई ये कि 2011 में कास्ट सेंसस शुरू हुआ था और हमारे ख्याल से 2013 के अंत में या बीच में रिपोर्ट आई थी। हाँ। ये फैक्ट। नहीं अरे भाई मुझे बोलने नहीं दिया, मैं दोनों के बीच में नहीं बोला हूं।
महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह कि सारे राजनीतिक पार्टियां, सारे राजनीतिक नेता, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि जाति के आधार पर चुनाव नहीं होता। बिल्कुल। इस देश में सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव होता है। एक एक सीट पर, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे वो काउंसलर का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सिर्फ जाति का समीकरण देखा जाता। जाति सच्चाई को एक्सेप्ट कर, हमारी जिंदगी में हम बिना जाति के रह ही नहीं पाते। सुबह का अखबार उठा के देखिए, मैट्रिमोनियल में हर परिवार यही कहता है गौर वर्ण और साथ ही साथ कि फला जाति की लड़की फला जाति के लड़के से ही शादी कर सकती है, बाकी कहीं नहीं कर सकती। ये सच्चाई को एक्सेप्ट करने में क्या बुराई? मैं कहता हूं कि जाति का समीकरण बिठाइए, लेकिन जाति के खिलाफ नफरत मत पैदा करिए। दिक्कत तब होती है जब आप जाति के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, जब आप धर्म के आधार पर नफरत पैदा करते हैं, जब आप हरियाणा में जाते हैं आप जाट समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, जब आप यूपी में जाते हैं आप यादव समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, जब आप जाटो समाज के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। असली दिक्कत यह है, अन्यथा जाति तो 2000 साल से चल रही इस देश के अंदर, उसकी अपनी दिक्कतें हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने तो लिखा है कि जाति प्रथा खत्म हो जानी चाहिए, और चूंकि मैं जाति प्रथा खत्म नहीं होगी इसलिए मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। वो कश्मीर में लोगों को जानना चाहिए, जमाते इस्लामी नाम का आतंकवादी संगठन जो प्रतिबंधित है, जिसको फरवरी 24 में प्रतिबंध लगाया, उसने अपने 7 उम्मीदवार लड़ाए, भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से उस पर हाथ रखा। इंजीनियर राशिद को जमानत मिली जो 19 से जेल में थे। सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को चुनाव लड़ाते हैं। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था उसको तालिब हुसैन मंच पर खड़ा रहता है, लेकिन तब इनको राष्ट्रभक्ति नहीं जागती, सिर्फ टेलीविजन की डिबेट में बोलते हैं। सबने ध्यान दिया, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के कुछ भी बोले जा रहे हैं। अभी मैं अगर बोलूं राहुल गांधी को हिजबुल्लाह ने, और अरे बताओ ना, हमने बोला तारिक अहमद मीर, करिए गूगल, अगर आतंकवादी ना निकले और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा ना लड़ाया तो बोलिएगा। सैफुल्लाह फारूक को करिए गूगल। अरे बच्चे तो बड़े इक्विप्ड है साहब, आपके बच्चे तो इक्विप्ड नहीं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो लड़ाई नहीं होता, चुनाव लड़ाया कि नहीं लड़ाया, उनके लिए बच्चे तो परिपक्व है। क्यों करते हैं भाई, ये सब करना नहीं चाहते, लेकिन बीच में कूदना है फटे में, तो फिर लीजिए। मतलब मैं हतप्रभ हूँ कि आप इनके आतंकवादियों को टिकट ये दे, आतंकवादियों को मंच पे ये खड़ा करें, जमाते इस्लामी को फंडिंग ये। मैं तो कहती हूँ सर आप एंकर ही बन जाइए। आइए आज, अरे आज तक बैठ जाएगा, मत कराइए अंजना जी, आज तक बैठ जाएगा जैसे कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। अरे सुनिए ना, आपने बोला एक बार नहीं टोका उन्होंने इस बार, अब एक बार बोलने दीजिए प्लीज, क्योंकि बाकी दोनों हुए देखिए ना, रागी जी इतने गुस्से में भ्रिकुटियां ताने हुए हैं। बिल्कुल गुस्से में हूँ, देखिए रिचुअल के लिए आ रही हूँ। हाँ, रिचुअल के लिए बुलाया आपको, साथ सज्जा के। नहीं बिल्कुल। मैं एक लाइन में इतना कहूंगा कि हम लोग ये जो तैयारी से आते हैं, अंजना जी कई बार कहती भी है इतने कागज क्यों है, उसकी वजह है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलता है, हमारे नेता से सीखते हुए प्रमाण लेके आते हैं, उस बात को ये लोग काट नहीं पाते, और ये लोग हवाई बात करते हैं। इनसे अगर आप कहेंगे तो ये हाथी को भी उड़ा देंगे, जैसे राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे, बेचारा लॉन्च नहीं हो रहा। दूसरी बात बताता हूँ, सुनिए अभी बीच में बोलिए प्लीज 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 नहीं, सॉरी एक बात, सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड नेता है, एक लाइन मोदी जी के लिए ये अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा, प्लीज नोटबंदी के समय की उनके भाषणों में क्या बोला जाता है उसका फैक्ट देता हूं, वो कोई कानून नहीं है, के आधार पर डिबेट होनी चाहिए। सभी भाइयों बहनों से मेरी गुजारिश है, अगर ये तथ्य गलत हो, 2014 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां ये दोबारा जीत के आए हो, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 बार लगातार हरियाणा में, दिल्ली हारे, पंजाब हारे, पुदुचेरी हारे, ऐसा किसके साथ ये हालत हो गई आपकी? वेस्ट बंगाल हारे, कर्नाटका हारे, मध्य प्रदेश आपको बोलना पड़ेगा, मैं जाके हाथ से उनका मुंह नहीं दबा सकती, मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, वो नहीं सुन रहा है, बोलिए। लोकसभा चुनाव 3 बार लगातार जीते, एक के बाद एक चुनाव, अरुणाचल प्रदेश 3 बार जीते, और गुजरात 7 बार जीते, 7 बार लगातार। आप बेकार की बहस कर रहे हैं, और मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के। अभी मेरे एक भाई ने, बहन ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि स्पेस का क्या होगा जो ऑपोजिशन, बिल्कुल सही बात है, ऑपोजिशन का स्पेस होना चाहिए। वैक्यूम में लोकतंत्र नहीं चलता, लेकिन एक यू हैव टू अर्न दैट स्पेस। वो किसी की भपौती नहीं है कि गांधी का सरनेम लगाएगा और ऑपोजिशन में बैठ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। संगीत रागी, सवाल यह है कि अगर कास्ट आधारित पॉलिटिक्स धीरे धीरे इधर से भी की जाती है, क्योंकि काट तो खोजनी है, और पॉलिटिक्स में कोई चुनाव इसलिए तो लड़ता नहीं कि हमें लड़ना है, जीतने के लिए लड़ता है, तो फिर अंत में क्या होगा?
आप जब भी आप कास्ट की राजनीति करते हैं तो आप कास्ट को संस्थागत तौर पर और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। बिल्कुल। और यही तो विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत में हिंदू समाज जो विदेशी ताकत नहीं कैसे आ नहीं गई? सुन लीजिए मेरी बात। आप बोलने क्यों नहीं देती अरे हैं? काउंटर दिक्कत क्वेश्चन यही है, है ना कि विदेशी आप ताकत बोलने कहाँ तो से आ देंगे गई? नहीं। विदेशी ताकत कहाँ से आ गई? आपको याद है कि 2019 के चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या कहा था? राहुल गांधी को क्या सलाह दिया गया था वहां से? हिंदू समाज को जातियों में बांटो और मुसलमान का तो थोक में वोट बैंक तुम्हारे पास आता ही है। यही है मुस्लिम कंसोलिडेटेड वोट बैंक जो इस बार वोट जिहाद के तौर पे काम किया है। इस पूरे देश के मुस्लिम बहुल इलाकों की बूथ वाइज कंस्टिट्यूएंसी, बूथ वाइज यदि आप वोट देखेंगे तो कहीं पर मिला है भारतीय जनता पार्टी को 4, 3, 5, 6 इसलिए दिया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। लेकिन हिंदू समाज जो है वो वोट सेकुलर है। आप जाकर के देखिए कश्मीर के अंदर भी जो है, कश्मीर में वैली से जो वोट पड़ा है वो कम्युनल वोट पड़ा है। जो जम्मू रीजन से वोट पड़ा है वो सेकुलर वोट रहा है, क्योंकि वो सारी पार्टियों को पड़ा है, क्योंकि वो हिंदू बहुल इलाका है। वहां पर ऐसी स्थिति देखने को दो लाइन आप दोनों से लूंगी। रुक जाइए। कम से मैं तो मुझे पता है इनके बीच में तो आप नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जो इतनी जाति के खिलाफ है और संघ परिवार से अपील करता हूं, हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि कल से एक आंदोलन शुरू करिए, जाति तोड़ो आंदोलन इस देश के। नहीं और ये एक मिनट राहुल गांधी से क्यों नहीं अपील करते हो यार? मुझे तो बोलने दीजिए। राहुल गांधी से अपील करो कि वो जाति जनगणना के बारे में बात नहीं कर रहे। जब मैं ये कहता मोहन भागवत जी, अरे मैं आज तक कांग्रेस पार्टी के अघोषित प्रवक्ता, मैं आप आज तक के चैनल से मोहन भागवत जी से अपील करता हूं कि इस देश के अंदर चूंकि जाति प्रथा, जातिगत जो है राजनीति वो देश को तोड़ रही है, हिंदू समाज को तोड़ रही है, तो जाति तोड़ो आंदोलन शुरू करें और इस बात को ऑफिशियली नोटिफाई करें मोदी सरकार कि जो भी आदमी, जो भी परिवार अपनी जाति में शादी करेगा उसको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। करिए आप जाते, आप खत्म हो जाएगी। पलट के पूछेंगे, हम सिखा। एक सेकंड वो पलट के पूछेंगे कि बता कौन रहा है वो। एक सेकंड वो पलट के पूछेंगे ना कि बता कौन रहा है वो। आशुतोष जिसने अपना टाइटल गुप्ता बता दिया चुनाव के पहले। ये मैं फिर कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा। इसमें आप मत फंसिए, कम से कम आप बताइए ना, आप मत सच बता दीजिए। आज हम लोग सब जानना चाहते हैं, बताइए क्या सच है। मैं तो कहता, चलिए मैंने कहा, सुन लीजिए। एक मिनट आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला था। राजू जी आपके बीच में नहीं बोला था। अगर जाति प्रथा इस देश में कैंसर है, अगर जाति प्रथा इस देश के अंदर कैंसर है, हिंदू समाज को अगर बांटने का काम करता है तो आरएसएस को इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए और कहना चाहिए कि जाति प्रथा के खिलाफ है। और जो भी परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार लिया कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है। जातिगत जनगणना समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय है, वो राहुल गांधी नहीं होनी चाहिए। चाहते हैं नीतियां बनती है। चुप कराइए। अरे भाई बैल बुद्धि और बालक बुद्धि जाति जनगणना तो बात नहीं होगी, पहले जनगणना कराइए। ये हमें समझना होगा कि मापदंड दोहरे नहीं हो सकते। एक तरफ आप हिंदुओं को बांटे और मुसलमानों को कहे एकजुट हो जाओ, कोई जाति नहीं है, कोई भेद नहीं है। और मैं आज के हिंदू कह रहा है कट जाऊंगा लेकिन बटूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बातें